हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर विद्युत धारिता स्टार्ट हो गया था और लास्ट वीडियो में मैंने इसके पदार्थों का और आवेशों का वर्गीकरण किया था। आज मैं उनमें से ही एक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो परावैद्युत पदार्थ किसे कहा था मैंने? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हों, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोली है डेफिनेशन? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हों, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या? मोम, कांच, तेल, अभ्रक इत्यादि। एक प्रकार से मैंने आपको बताया था कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थों के लिए एक सिंपल लाइन हो गई जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हों, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किए गए। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है वो पदार्थ बना हुआ होता है किससे? अणुओं से। और जो अणु होते हैं वो अणु क्या होते हैं? जैसे NaCl, HCl, KOH एटसेट्रा। ये क्या है? अणु ही तो हैं अणु। तो अणु जो होते हैं हम लोग जानते हैं NaCl, NaCl में Na तो प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ निश्चित होती है, बहुत कम। और मैंने पढ़ा है पहले कहीं जिसमें विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो तो वो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो जो अणु होते हैं वो अणु एक प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। अणु किसकी तरह कार्य करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की भांति। क्यों करते हैं? क्योंकि NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, HCl में H प्लस Cl माइनस, KOH में K प्लस और OH माइनस। आप लोग कहोगे सर फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री कब से स्टार्ट कर दी? तो केमिस्ट्री नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री के जो मोस्टली पोर्शंस हैं वो इसी फिजिक्स से लिए गए हैं। एक बहुत अच्छे राइटर ने एक लाइन बोली थी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित कुछ नहीं है, गणित एक फिजिक्स की ही भाषा है। हम लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ने से पहले। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की भाषा है। जैसे हम लोगों ने 9th 10th में एसएस पढ़ी। एसएस किस में पढ़ी? हिंदी भाषा में। तो सामाजिक ज्ञान की भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। बिना हिंदी के सामाजिक ज्ञान का औचित्य खत्म हो गया। ऐसे ही मैथ और केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स का औचित्य भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मोस्टली पोर्शन हमारे कहाँ से लिए जाते हैं? मैथ से या केमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों।
तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की परिभाषा क्या बनी, ये विशेष तो बताई, ये विशेषता तो मैंने बताई है आपको पदार्थों की और अणुओं की। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें परमाणुओं के केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, यानी जैसे NaCl है तो इसका निर्माण ऐसे हो जाए, कैसे? ये वाला भाग मैंने मान लिया Na+ है, तो ये वाला भाग क्या हो गया? Cl- हो गया। और अलग अलग शेप दे दो, जैसे ये Cl वाला भाग है जो मैं बना रहा हूं, और ये Na का है। ये बन तो पूरा गया NaCl, बन गया ना? इसका केंद्र यहां, इसका केंद्र यहां। क्या परस्पर संपाती हैं? नहीं है। जिनके, इसकी एक ही लाइन में परिभाषा बन गई, जिनके केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप मुझे एक चीज बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? माइनस से प्लस की ओर, ये है। ठीक है, अब इसकी जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसके एक्सप्लेन में दो कंडीशंस होती हैं हर एक के एक्सप्लेनेशन में। जब पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनमें भी वर्गीकरण की भी अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पे भी कंडीशंस हैं। यहाँ कंडीशन क्या क्या होंगी? पहली कंडीशन तो तब होगी जब E एब्सेंट हो, और सेकंड कंडीशन क्या होती है? जब E प्रेजेंट हो। जब E एब्सेंट होता है तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के जो अणु होते हैं वो अणु क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, और तापीय ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ये गति करते हैं कैसी? जिगजैग, यानी यादृच्छिक, और यादृच्छिक गति करते हैं, इसलिए इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणु तापीय ऊर्जा ग्रहण करके यादृच्छिक गति आरंभ कर देते हैं, जिससे उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। इसका एक डायग्राम है जिसको मैं बना देता हूं ऊपर। जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तब यानी वेक्टर ऑफ E बराबर क्या हो जाए? 0। पदार्थ है तो प्लस माइनस, क्या कोई निश्चित ज्यामिति है? नहीं है ना। देखो इसमें तो डायरेक्शन ये है प्लस माइनस, इसमें ऊपर नीचे, इसमें माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। और जब निश्चित ज्यामिति नहीं है तो परिणामी P क्या हो गया? 0, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस।
तो इस वाले के लिए देखूं तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये डायरेक्शन, इसमें देखूं नीचे, इसमें देखूं सॉरी इसमें देखो ऊपर, इसमें देखो नीचे, इसमें देखो फिर ऊपर, तो अलग अलग ज्यामिति हो गई, कहीं ऊपर कहीं इधर कहीं नीचे कहीं इधर। तो जिनका परिणाम इन सबको जोड़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और यदि E प्रेजेंट होता है, जब E प्रेजेंट होता है तो सभी अणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, और जब निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो गए तो परिणामी P 0 नहीं होता, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। कब? जब E प्रेजेंट होता है। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो क्या होगा, जैसे एक डिब्बा और बना के समझाऊं मैं इसको, ये सब के सब अणु विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा का मतलब है विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस, 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 माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, यानी P की डायरेक्शन भी ये हो गई। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। कब? जब E उपस्थित हो, जब E उपस्थित हो जाएगा तो सभी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में? इसके एग्जाम्पल हो ही गए थे, NaCl, HCl, KOH वगैरह वगैरह, और सबकी व्यवस्था इस तरीके से होगी। और परिभाषा सिर्फ एक लाइन की, जिनके केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप चलूं मैं इसका, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या है सेकंड टाइप, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिनके केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CO2, H2, N2, O2 इत्यादि। यानी वो अणु तो कैसे थे, जो द्विध्रुव बना रहे थे। जैसे Na+ था तो Cl- था, अपने आप वर्गीकरण हो गया ना, अपने आप वर्गीकरण हो गया इसका। कैसे, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस। वो क्रिएट कर रहे थे किसको, विद्युत द्विध्रुव को कर रहे थे। यहाँ पे N2 यानी 2N, N की प्रकृति तो सेम ही होती है। O है तो O की प्रकृति एक जैसी, H है तो H पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2H ले रहा हूं तो। ऐसे अणु किसमें होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में आते हैं, जिनके केंद्र परस्पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं। ठीक है। जैसे H2 का बनाना है मुझे, तो H2 की देखो आकृति, एक H,
प्लस दूसरा H। भाई इनकी ज्यामिति पे कोई अंतर तो आना ही नहीं, क्योंकि एक जैसे अणु है। आ गया क्या? नहीं आया? CO2 का बनाऊं, ये C, A को यहां लटका दिया, A को यहां लटका दिया। लाइन याद रखनी है बस, जिनके केंद्र परस्पर संपाती होते हैं वो तो किस में आ गए? अध्रुवीय में। जिनके नहीं होते वो किस में होते हैं? ध्रुवीय में। इसमें भी जब एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेन करने में दो कंडीशंस होती हैं। पहली जब E एब्सेंट हो, और सेकंड जब E प्रेजेंट हो। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लूं मैं। तो जब E एब्सेंट होता है तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। जब E एब्सेंट होता है तो हम लोग जानते हैं परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। और जब E प्रेजेंट होता है, जब E प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट होने की स्थिति में क्या होते हैं? सभी अणु एक निश्चित दिशा में या विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो परिणामी P 0 नहीं होता। परिणामी P 0 नहीं होता, यानी कि जब तक E बराबर 0 है तब तक इसकी डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं होती। जब E बराबर क्या है? 0, यानी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। और जब E प्रेजेंट हो गया तो ये सब व्यवस्थित हो गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी माइनस से प्लस। जब वेक्टर E इस इधर है, हो गए ना? डायग्राम थोड़ा जल्दी बना रहा हूं मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो गए, P की डायरेक्शन भी ये हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक क्लियर है हमारा ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहां से आगे एक टॉपिक और आता है मेरा, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर की बुनियाद है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। वो जो टॉपिक आएगा अगला, वो सेकंड जो नाम है जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को अब तक, वो टॉपिक आएगा क्या? विद्युत धारिता। कि भाई विद्युत धारिता कहते किसे हैं? यहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़ाने पे क्या हुआ? एक चीज कॉमन हुई। किस किस में? इन दोनों पदार्थों में ही। चाहे मैंने ध्रुवीय के लिए बात की, चाहे मैंने अध्रुवीय के लिए बात की, तो दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन आई कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तब परिणामी P जनरेट होता है, तब परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी कि सभी अणु
उस पदार्थ के समस्त अणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। आया ना ये गुण? क्या गुण आया? गुण आया कि भाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों के अणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस गुण को परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहा जाता है। ये एक नंबर की इंपॉर्टेंट परिभाषा है किसकी? ध्रुवण की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एक नंबर में एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों के अणु एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाते हैं, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। और जो परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण है, यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, वेक्टर ऑफ पी, ये हमेशा समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। यानी कि एक गुण और आया, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का मान बढ़ता है, वैसे वैसे ध्रुवण का मान भी बढ़ता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। ध्रुवण की मात्रा भी बढ़ती है, किसके साथ साथ? विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है ना? तो वेक्टर ऑफ पी समानुपाती होता है वेक्टर ऑफ ई के, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती हो गया लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाओ, नया कांस्टेंट आ गया। वो कांस्टेंट क्या ले लिया मैंने? काई ई। और इस काई ई को मैं बोलता हूं ध्रुवता का मापन या मापक। और ये एक विमाहीन राशि है। ये क्या है? विमाहीन राशि। और इसको मैं एक शब्द और कह सकता हूं, ये समानुपाती के स्थान पर आया है, इसलिए इसको बोल सकते हैं समानुपाती स्थिरांक। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को? ओके, तो यहां तक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन दो पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट देखेंगे, समझेंगे। कोई डाउट आएगा तो वो मुझसे पूछोगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे फालतू की चीज़ें मुझे सेंड कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि यदि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स भेजें। मुझसे फालतू की चीज़ें व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, ध्यान रखना इन बातों का। मैंने आपको पर्सनल नंबर मेरा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से दिया है कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। मैंने इस वजह से नहीं दिया कि आप लोग मुझे जोक भेजो या फालतू की चीज़ें भेजो, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ।
तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।